रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ एन अल्टरनेटिंग करंट। हाउ इट इज डिफाइंड, डेफिनेशन वगैरह आते हैं, कभी कभार उसका फॉर्मूला के डिराइवेशन आते हैं। चलो देखते हैं। रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ एन alternating current is defined as the equivalent DC direct current which when passes through same resistance for same time produces same amount of heat as in case of AC। कितना लंबा डेफिनेशन देख के डर लग रहा होगा, कुछ नहीं है, सिंपल है। सपोज आपको कोई एक अल्टरनेटिंग करंट है, इसका आरएमएस वैल्यू पता करना है, तो आपको एक सुइटेबल डीसी देखना है। डीसी कैसे होता है? कांस्टेंट वैल्यू, समय के साथ नहीं बदल रहा है, करंट इज कांस्टेंट, सो इट इज आई। ये अल्टरनेटिंग करंट है जो कि समय के साथ बदल रहा है। इसका आरएमएस वैल्यू ये कहलाएगा कब? जब इसको किसी एक रेजिस्टेंस में पास करवाएंगे, आर रेजिस्टेंस में टी सेकंड के लिए पास करवाएंगे, इसको पास करवाएंगे, जितना हीट जनरेट होगा, इसको भी अगर इसमें पास करेंगे टी सेकंड के लिए, उतने ही हीट जनरेट होगा। इस केस में जितना हीट जनरेट होगा, इस केस में उतने ही हीट जनरेट होगा, तो हम कहेंगे ये इसका आरएमएस वैल्यू है। आरएमएस वैल्यू ऑफ एन अल्टरनेटिंग करंट इज डिफाइंड एज द इक्विवेलेंट डीसी व्हिच व्हेन पासेस थ्रू सेम रेजिस्टेंस फॉर सेम टाइम produces same amount of heat as in case of AC। AC में जितना हीट होता है उसमें भी उतना ही हीट होगा, तो हम कहेंगे ये जो DC है ये इसका RMS वैल्यू है। कितना सिंपल। तो हम कहेंगे हीट प्रोड्यूस्ड इन केस ऑफ DC, हीट प्रोड्यूस्ड इन केस ऑफ DC, हाँ तो आपको हो गया I स्क्वायर R हो गया पावर T सेकेंड में। हीट प्रोड्यूस्ड इन केस ऑफ AC, हीट प्रोड्यूस, इसको हम कहेंगे QDC, हीट, हाँ Q इज हीट। हीट प्रोड्यूस्ड इन केस ऑफ AC, इसको हम कहेंगे QAC। अब अल्टरनेटिंग करंट में क्या हो रहा है, कभी करंट A से जा रहा है तो कभी A से आ रहा है, लेकिन उसमें क्या A से भी जाएगा तो हीट बनेगा, A से भी आएगा तो हीट बनेगा, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। कैसे निकालेंगे? लेकिन करंट का मैग्नीट्यूड तो कांस्टेंट नहीं है ना, वो तो कंटिन्यूअसली बदल रहा है, तो फिर कैसे निकालेंगे? करंट कांस्टेंट होता तो I स्क्वायर R T कर लेते, लेकिन करंट कांस्टेंट नहीं। ठीक है, जब उसका करंट I था तब उसमें क्या पावर था? I स्क्वायर R। ठीक है, वो करंट कितने समय के लिए आई रहा? बहुत ही छोटा समय के लिए, फिर तो बदल गया। उस छोटे से समय में कितना हीट जनरेट होगा? I स्क्वायर R dt। छोटा सा समय में I करंट जब था कितना हीट बन गया ये। अच्छा, हमें क्या निकालना है? हीट जनरेटेड इन T सेकेंड्स। तो ठीक है, तो T सेकेंड में टोटल हीट कितना जनरेट होगा? ये बहुत ज्यादा समझा के नहीं लिखना है, ऐसे लिखना है। अब अगर ये इसकी बराबर है तो ये इसका आरएमएस वैल्यू है। फॉर I टू बी आरएमएस वैल्यू of small I, QDC must be equal to QAC। QDC क्या है? I स्क्वायर RT। QAC क्या है? R कांस्टेंट है, इसको बाहर फेंक दिए, 0 to T I स्क्वायर dt। एक R दूसरे R को खा गया, T डिवाइड हो गया, क्या मिला? I is equal to 1 by T 0 to T I स्क्वायर dt का इंटीग्रेशन। ये हो गया I। इस I को क्या कहेंगे? दिस इज द RMS वैल्यू, दिस इज नथिंग बट द RMS वैल्यू ऑफ द अल्टरनेटिंग करंट I।
अब आई की एक्सप्रेशन कुछ भी हो सकता है, इट में बी साइन आई एम साइन ओमेगा टी, इट में बी आई एम साइन ओमेगा टी प्लस फाई जीरो, इट में बी आई एम साइन ओमेगा टी माइनस फाई जीरो, कुछ भी हो सकता है। जो भी है उसको डालेंगे, इंटीग्रेट करेंगे और निकालेंगे तो ये वैल्यू कुछ ऐसे आएगा। सो द आरएमएस वैल्यू ऑफ एन अल्टरनेटिंग करंट इज गिवन बाय द एक्सप्रेशन कैपिटल आई और IRMS इज इक्वल टू 1 by t इंटू इंटीग्रेशन 0 to t आई स्क्वायर dt। ठीक है, ये हो गया हमारा आरएमएस वैल्यू। अब देखेंगे हमारा स्टैंडर्ड करंट के लिए आरएमएस वैल्यू कितना बनता है, उसको निकालने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आरएमएस वैल्यू निकालना है फॉर आई इज इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी। ठीक है, आई एम साइन ओमेगा टी का हमें पता करना है, क्या होगा उसका आरएमएस वैल्यू। तो हम कहेंगे आई आर एम एस इज इक्वल टू 1 by t इंटू रूट ओवर ऑफ ऑल दिस। तो मैं स्क्वायर लिखता हूँ, बाद में रूट ओवर डाल दूंगा। ठीक है, तो इट इज 1 by t आई स्क्वायर dt का इंटीग्रेशन। अब आई स्क्वायर निकालना आपको आता है, ये हो गया आई एम स्क्वायर बाई टी, ये बाहर आ गया साइन स्क्वायर ओमेगा टी इंटीग्रेशन 0 to t dt। लेकिन ध्यान रहे कि व्हाट इज t, वी आर कंसीडरिंग ओवर ए फुल साइकिल 2 पाई बाई ओमेगा। एक फुल साइकिल में कितना हीट जनरेट हो रहा है। ठीक है, तो ये से हो गया आपका आरएमएस वैल्यू। ठीक है, साइन स्क्वायर ओमेगा टी का इंटीग्रेशन तो आपको सबको आता है, नहीं? कहेंगे इट इज आई एम स्क्वायर बाई टी, रख दो। साइन स्क्वायर ओमेगा टी का क्या होता है 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी, cos 2 ओमेगा टी बाई 2, ऐसा होता है क्या? cos 2 ओमेगा cos स्क्वायर ओमेगा टी माइनस sin स्क्वायर ओमेगा टी हो गया, ये sin स्क्वायर तो हो गया 2 sin स्क्वायर ओमेगा टी बाई 2। हाँ ठीक है, तो इट इज 1 माइनस cos 2 ओमेगा टी, ये हो गया dt इंटीग्रेशन 0 to t। तो फिर ये 2 फिर बाहर आ गया, इट इज आई एम स्क्वायर बाई 2t, 1 का इंटीग्रेशन t और cos 2 ओमेगा इंटीग्रेशन sin 2 ओमेगा t बाई 2 ओमेगा लिमिटेड फ्रॉम 0 to t। ओहो, t डाले तो t होगा, 0 डाले तो 0 होगा। ये हो गया आई एम स्क्वायर बाई 2t इंटू t डालो t है, 0 डालो तो 0 होगा, इसमें 0 डालो तो 0 होगा, t डालो तो ओमेगा t मतलब कितना है 2 पाई, और sin 2 पाई कितना है 0 है। तो हम कहेंगे दिस इंटीग्रेशन विल गिव राइज टू ओनली t को खा गया, कितना मिला आई एम स्क्वायर बाई 2। कितना सिंपल है। तो फिर IRMS का वैल्यू कितना हो गया, ये जो सारा चीज निकला IRMS का स्क्वायर, इट वाज नथिंग बट रूट ओवर ऑफ 1 by t आई स्क्वायर dt का इंटीग्रेशन। कितना हो जाएगा इसका रूट ओवर, इट इज आई एम स्क्वायर बाई 2 का रूट ओवर, कितना आई एम बाई रूट 2। बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है। देखो तो आरएमएस वैल्यू किसके कितना होगा, कोई दूसरा चीज के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है, इट डिपेंड्स ओनली ऑन आई एम, इट इज आई एम बाई रूट 2। तो आरएमएस वैल्यू ऑफ एन अल्टरनेटिंग करंट इज आई एम बाई रूट 2। समझ में आ गया? मतलब आप इस करंट को किसी एक रेजिस्टेंस में पास करवाओ, जितना हीट जनरेट होगा, अगर हम इतना अमाउंट की डीसी को उसी रेजिस्टर में पास कराएंगे, सेम अमाउंट ऑफ हीट विल बी जनरेटेड। सो दिस इज द आरएमएस वैल्यू ऑफ दिस अल्टरनेटिंग करंट। तो ये आपको समझ में आ गया। तो इसमें नोट करने की लायक चीज ये है कि for if I is equal to Im sin ओमेगा t प्लस माइनस phi 0 कुछ भी हो, तो हम कहेंगे IRMS is then IRMS is nothing but Im by root 2. Thus IRMS is independent of
independent of omega and phi 0। अक्सर क्या डाल देते हैं, अगर हम कहेंगे इसे 20 sin ओमेगा टी, आरएमएस वैल्यू 20/√2, 20 sin 2 ओमेगा टी, आरएमएस वैल्यू सेम 20/√2। इट इज नॉट गोइंग टू चेंज, इट डिपेंड्स ओनली ऑन दी पीक वैल्यू। ठीक है, पीक वैल्यू के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये आरएमएस वैल्यू इज इंडिपेंडेंट ऑफ ओमेगा एंड फाई। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज ये हुआ कि हमारा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में सारा जो वोल्टेज और करंट का रेटिंग दिया जाता है दैट इज गिवन इन टर्म्स ऑफ आरएमएस वैल्यूज। डीसी में आप कहोगे ये 5 वोल्ट का बैटरी है, 12 वोल्ट का बैटरी है, समझ में आता है। हमारे घर में 220 वोल्ट सप्लाई है, अरे क्या मतलब है, आपके घर में एसी सप्लाई है, वोल्टेज तो कंटिन्यूअसली बदल रहा है, हाँ, मैग्नीट्यूड बढ़ रहा है, घट रहा है। 220 वोल्ट का मतलब क्या हुआ, मतलब हमारे घर में जो सप्लाई है उसका आरएमएस वैल्यू है 220 वोल्ट। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक है, कैसा है बता देता हूं। ऑल वोल्टेज एंड करंट स्पेसिफिकेशंस in AC are given in terms of RMS value। ध्यान रहे, आप जाओगे मार्केट में वायर खरीदने के लिए, वो पूछेगा कितना मोटा वायर चाहिए, मुझे 5 एम्पियर वाला वायर चाहिए। आप तो डीसी में यूज करने वाले हो, मतलब जो करंट आप यूज करने वाले हो उसका आरएमएस वैल्यू मैक्सिमम 5 एम्पियर होगा, उससे ज्यादा नहीं होगा। आपके घर में 220 वोल्ट सप्लाई है, मतलब आपके घर में जो वोल्टेज सप्लाई है वो 220 वोल्ट का है, मतलब एक्चुअल वोल्टेज 220 वोल्ट नहीं है, आरएमएस वैल्यू ही है। यही क्वेश्चन एग्जैक्टली स्कूल एग्जाम में आता है। ए हाउस, क्वेश्चन कैसा है कि ए हाउस इज सप्लाइड विथ 200 वोल्ट 50 hertz AC। What is maximum potential difference across house terminals? बोर्ड एग्जाम में इतना बार आ चुका है कि आजकल नहीं आ रहा है। तो ये कोई घर में आप इतना वोल्टेज दिए, इसका मतलब क्या हुआ कि सॉल्यूशन हम कैसे कहेंगे, हम जानते हैं कि VRMS इज नथिंग बट VM/√2। ठीक है, तो यहाँ पर VRMS का वैल्यू कितना दिया है, ऑल स्पेसिफिकेशंस आर इन टर्म्स ऑफ RMS वैल्यू। तो जो दिया है 200 वोल्ट वो RMS वैल्यू है। इसका मतलब द मैक्सिमम वोल्टेज अक्रॉस द हाउस टर्मिनल्स इज 200√2 वोल्ट। 200√2 वोल्ट। ठीक है, इट इज 200√2 वोल्ट। ये आपको समझ में आना जरूरी है। एक कैपेसिटर ऑफ 20 microfarad was connected across 10 volt 25 hertz AC। Find maximum energy stored in capacitor। maximum energy stored in capacitor। देखें कौन बताने वाला है। अब देखेंगे कि अल्टरनेटिंग करंट है भाई। अब मैक्सिमम एनर्जी कब होगा, जब वोल्टेज मैक्सिमम होगा। तो हम कहेंगे सॉल्यूशन में ऐसे कहेंगे कि यहाँ पर VRMS कितना है, जो भी डाटा दिया गया है वो सब RMS वैल्यू है 10 वोल्ट, मतलब मैक्सिमम वैल्यू √2 हो गया 10 वोल्ट, मतलब मैक्सिमम वैल्यू हो गया 10√2 वोल्ट, मतलब
मैक्सिमम एनर्जी कब होगा, एनर्जी का मैक्सिमम वैल्यू होगा हाफ सी वी एम का स्क्वायर। हाफ सी हो गया 20 माइक्रोफैराड, वी एम कितना हो गया 10 रूट 2 का स्क्वायर, तो ये हो गया रूट 2 का स्क्वायर हो गया 2, 2 को खा गया, क्या मिल गया ये 100 into 20 2000 माइक्रोजूल्स। 2000 माइक्रोजूल्स, दिस इज द मैक्सिमम एनर्जी स्टोर्ड। मैं क्यों करवाया, क्योंकि आपको ऐसे ही करना पड़ेगा, वीएम निकालना पड़ेगा। एक बार कभी पुराना आईएससी वालों का बोर्ड में आया था, व्हेन V volt V0 volt if was AC is applied across C farad, maximum energy in capacitor कितना होता है इक्वल टू सी वी जीरो स्क्वायर। आप हाफ सी वी स्क्वायर मत लिख लेना, क्योंकि ये वी जीरो आरएमएस वैल्यू है, उसका मैक्सिमम वैल्यू होगा वी जीरो रूट 2, उसका रूट 2 का स्क्वायर होगा तो 2 आएगा, ये जो इधर हाफ बैठा हुआ था उसको खा जाएगा, तो आंसर होगा सी वी जीरो स्क्वायर। देखो अभी सी वी जीरो का स्क्वायर 20 into 10 स्क्वायर तो हुआ है। ये बताने के लिए मैं एक क्वेश्चन दिया, समझ में आ गया, समझ में आया क्या? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आरएमएस वैल्यू के बारे में जो इंपोर्टेंट चीज हम देखे, दो हुआ, एक हुआ कि Im by रूट 2 होता है और Vm by रूट 2 होता है, दूसरा हुआ कि ऑल स्पेसिफिकेशंस ऑफ वोल्टेज एंड करंट आर गिवन इन टर्म्स ऑफ आरएमएस वैल्यू, तीसरा हुआ जब हम फेजर डायग्राम ड्रॉ करते हैं आरएमएस वैल्यूज को क्या ले लेते हैं, एज मैग्नीट्यूड्स, मैग्नीट्यूड जैसा लेते हैं फेजर वैल्यूज को, ठीक है। एवरेज वैल्यू ऑफ एन अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है, चलिए देखते हैं। कहेंगे एवरेज वैल्यू ऑफ एन अल्टरनेटिंग करंट is defined as the equivalent DC which when passes through same resistor, same resistance for same time, जो डेफिनेशन था वैसे ही है। क्या होता था आरएमएस के केस में, प्रोड्यूसेस सेम अमाउंट ऑफ हीट, यहां पर क्या होगा ट्रांसफर्स सेम अमाउंट ऑफ चार्ज, सेम अमाउंट ऑफ चार्ज एज इन केस ऑफ एसी। मतलब आपके पास कोई अल्टरनेटिंग करंट है, आप उसका एवरेज वैल्यू निकालना चाहते हो तो आपको एक सुइटेबल डीसी ढूंढना पड़ेगा। अगर उस डीसी को कोई एक रजिस्टर में टी सेकंड के लिए पास करेंगे, ये जितना चार्ज ट्रांसफर करेगा ये उतना ही चार्ज ट्रांसफर करेगा, तो हम कहेंगे ये उसका एवरेज वैल्यू है। ये जितना चार्ज ट्रांसफर करेगा ये उतने ही चार्ज ट्रांसफर करेगा, तो कहेंगे ये उसका एवरेज वैल्यू है, ठीक है। अब लिखेंगे तो हम कहेंगे कि QDC चार्ज ट्रांसफर इन केस ऑफ DC इज इक्वल टू क्या होगा, डायरेक्ट करंट है, कांस्टेंट करंट है, टी सेकंड में कितना जाएगा I into T। QAC चार्ज ट्रांसफर इन केस ऑफ AC इज इक्वल टू, अच्छा सो व्हाट इज QAC? QAC इज इक्वल टू, हम तो जानते हैं कि AC के केस में AC का तेजी हो गया, इसका करंट तो बढ़ रहा है, घट रहा है, बढ़ रहा है, घट रहा है, तो फिर चार्ज ट्रांसफर कैसे निकालेंगे? जब उसका करंट आई था कितना समय के लिए था, बहुत ही छोटे ही समय के लिए, उसके बाद तो करंट बदल गया,
अच्छा, उस छोटा सा समय में वो कितना चार्ज ट्रांसफर किया होगा, आईडीटी। तो फिर पूरा टी सेकंड में कितना किया होगा, 0 to t आईडीटी। तो हम कहेंगे क्यू डी सी इज इक्वल टू क्यू ए सी, मतलब आई टी इज इक्वल टू आई डी टी का इंटीग्रेशन 0 to t, मतलब आई इज 1/t 0 to t आई डी टी। ये हो गया एवरेज वैल्यू। ये क्या हो गया, एवरेज वैल्यू ऑफ एसी, ऑल्टरनेटिंग करंट का एवरेज वैल्यू निकालने का फॉर्मूला हो गया 1/t 0 to t आई डी टी। तो ये आपको बखूबी याद रहना चाहिए, 1/t 0 to t आई डी टी, सॉरी आई स्मॉल आई डी टी। अभी अगर हम देखेंगे कोई अल्टरनेटिंग करंट को, आपको हम शुरू में करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में पढ़ाए थे, एरिया अंडर द डायग्राम रिप्रेजेंट्स द चार्ज ट्रांसफर। एरिया अंडर आई वर्सेस टी डायग्राम रिप्रेजेंट्स चार्ज ट्रांसफर। अच्छा, अगर ये बात है तो हम कहेंगे कि इस केस में व्हाट इज द टोटल चार्ज ट्रांसफर इन ए फुल साइकिल। देखो तो कुछ पॉजिटिव एरिया निकल रहा है, कुछ नेगेटिव एरिया निकल रहा है। टोटल चार्ज ट्रांसफर इज 0। What DC will transfer same charge in t seconds? 0 DC, क्योंकि इसका तो एवरेज वैल्यू 0 आ रहा है। तो क्या कहेंगे, for I is equal to Im sin omega t, ये पॉइंट नंबर 3 है। For I is equal to Im and sin omega t, the average value over full cycle is equal to 1/t 0 to t, है ना, I dt is equal to 0। एवरेज वैल्यू 0 होता है किसका, Im sin omega t का, कितने समय में, फुल साइकिल में 0 to t सेकंड में। लेकिन इसका एवरेज वैल्यू को समझाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसको हाफ साइकिल में यूज करते हैं, ठीक है। For I is equal to Im sin omega t, the average value over half cycle is equal to I average, है ना, that is equal to हाफ साइकिल में t सेकंड में करते थे तो 1/t आता था, हाफ साइकिल में t/2 लिखेंगे तो क्या आंसर आएगा, 1/t/2। जहां पर 0 to t आता था वहां पर 0 to t/2 आएगा, IDT का इंटीग्रेशन। अब हम लोग क्या बात कर रहे हैं, ये एरिया को निकालना चाहते हैं कितने समय में, t/2 सेकंड में। अब ये तो 0 नहीं है, इसका कुछ एवरेज वैल्यू निकलेगा। अगर आप i का वैल्यू डालते हो, ये इंटीग्रेट करते हो, तो आपको मिलेगा 2Im/pi, सो सिंपल। तो एवरेज वैल्यू इज कमिंग आउट टू बी 2Im/pi। बात है कुछ, so it is coming out to be 2Im/pi over half cycle, the average value is coming out to be 2Im/pi, ठीक है। यहाँ पर और इम्पोर्टेंट चीज है, लास्ट पॉइंट देखना है कि अगर हम कहेंगे ये जो एक्सप्रेशन है, व्हाट डज दिस एक्सप्रेशन रिप्रेजेंट, 0 to t IDT, ये जो है दैट गिव्स यू एवरेज वैल्यू को आप ऐसे लिख सकते हो, IDT आप तो पढ़े होगे, y dx का इंटीग्रेशन x1 to x2 क्या देता है, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन में पढ़े होगे, इट इज y is equal to f of x ग्रास का एरिया फ्रॉम x1 to x2। तो ये क्या देगा, I वर्सेस t डायग्राम का एरिया 0 to t सेकंड में। तो हम कहेंगे एवरेज वैल्यू कैन बी अदरवाइज अंडरस्टूड एज एरिया अंडर द साइकिल डिवाइडेड बाय टाइम पीरियड। ये आपको समझ में आना बहुत जरूरी है। फिर से रिपीट करता हूं, थोड़ा जल्दी जल्दी बोल दिया, शायद आपको समझने में तकलीफ हुआ होगा। y dx का इंटीग्रेशन, y इज ए फंक्शन ऑफ x, व्हाट डज y dx x1 to x2 रिप्रेजेंट, ये अगर हो गया y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x, x1 to x2 में इंटीग्रेट करेंगे, इट गिव्स यू दिस एरिया। सिमिलरली
आई इज ए फंक्शन ऑफ टाइम, आई एम साइन ओमेगा टी या कुछ भी हो, फंक्शन ऑफ टाइम। अब ये एरिया, ये चीज क्या रिप्रेजेंट करेगा? इट इज एरिया अंडर 1 साइकिल, क्योंकि टी सेकंड का दी। तो हम कहेंगे एवरेज वैल्यू कैन आल्सो बी अंडरस्टूड इज एरिया अंडर 1 साइकिल बाय टाइम पीरियड। क्यों बताया? क्योंकि काफी पुराना कहीं एग्जाम में भी आ चुका है। अगर आपको एग्जाम्पल दे दिया कि कोई अल्टरनेटिंग करंट दिखने में ऐसा है, अल्टरनेटिंग करंट हो या फिर कोई एक शॉर्ट टूथ वेवफॉर्म का करंट दे दिया, कोई एक वेवफॉर्म दे दिया, ये करंट दिखने में ऐसा है, ये अल्टरनेटिंग नहीं है, पोलैरिटी इज नॉट चेंजिंग। और क्या दिया है? इसका मैक्सिमम वैल्यू दिया है ए, ये करंट है, ये समय के साथ बदल रहा है। टाइम पीरियड क्या है? टी, 2t, 3t। फाइंड एवरेज वैल्यू। तो कैसे निकालेंगे? या तो आप आई को इन टर्म्स ऑफ टी एक्सप्रेस करो, आई को इन टर्म्स ऑफ टी अगर एक्सप्रेस करना चाहोगे तो आई क्या हो जाएगा? y इक्वल टू mx फॉर्म में, इट इज पासिंग थ्रू ओरिजिन, mx प्लस c होता है, बट एज इट इज पासिंग थ्रू ओरिजिन c विल बी 0। तो आई क्या हो जाएगा? m इंटू टी। m कितना है? स्लोप, दिस बाई दिस। ये कितना है? a बाई टी। तो इट इज स्लोप इज a बाई टी इंटू टी। अब ये फॉर्मूला लगाओ, इंटीग्रेट करो, निकालो, या फिर दिमाग लगाओ। कैसे? आप कहोगे एवरेज वैल्यू इज एरिया अंडर द फर्स्ट साइकिल। एक साइकिल का एरिया कितना है? इट इज हाफ ए टी। बेस कितना है? टाइम पीरियड टी। काट पीट के करो तो क्या मिला? a बाई 2। तो आप कहोगे ऐसा कोई एक करंट का एवरेज वैल्यू है a बाई 2। आपको पसंद नहीं है तो आप इसको 1 बाई टी आई डी टी का इंटीग्रेशन करके इसको निकालो, यू विल गेट द सेम थिंग। समझ में आ रहा है क्या? एरिया ऑफ 1 साइकिल बाय बेस मतलब टाइम पीरियड कर लोगे तो एवरेज वैल्यू सीधे सीधे आपको मिल जाएगा। समझ में आया? अंडरस्टैंडिंग और स्टैंडिंग अंडर मतलब ऊपर से जा रहा है कि अंदर से जा रहा है? ऊपर से जा रहा है तो यू आर स्टैंडिंग अंडर,